हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं? ठीक है। चलिए आज थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि पावर एंड ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्य और जो है उसकी शक्तियां, उसकी पावर्स क्या है और शक्तियां क्या है, इनकी पावर्स और ड्यूटीज, उनके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है। अगर इसको हम कैटेगराइज कर दें, अगर हमें याद करके हम लिखते चले जाएं कि एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी, इसे हम 7 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एग्जीक्यूटिव पावर। प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है? हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के नाम से ही संघ के जितने भी कार्य हैं सब राष्ट्रपति के नाम पे ही संपादित होते हैं। जैसे राज्य में राज्यपाल महोदय से, ऐसे ही जो है केंद्र सरकार के जितने भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से ही संपादित होते हैं। एक तो ये है इनका एग्जीक्यूटिव ड्यूटी। दूसरा ये है कि वह नियम बना सकता है कि उसके नाम पे जारी किए गए जो ऑर्डर हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो वैलिड होंगे। ये नंबर 2 हो गया। ठीक, ये है। तीसरा ये है कि मंत्रियों को कार्य में सहजता हो, इस तरह से कार्य का वितरण हो और केंद्र सरकार सहज रूप से काम करे, इसके लिए भी राष्ट्रपति जो है व्यवस्था कर सकता है। हम जानते हैं वह प्रधानमंत्री की और मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जो उसके प्रसाद पर्यंत, ड्यूरिंग हिज प्लेजर, याद रखिएगा आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पे बने रहते हैं। इसी तरीके से महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और आप जानते हैं कि महान्यायवादी का जो वेतन भत्ता आदि निर्धारित होता है, वो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भी जो है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पे रहता है। इसी तरीके से कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमीशन, अब 2 और हमारे इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं उनको है, और गवर्नर्स को, और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो मेंबर हैं, 280 के अंतर्गत जो वित्त आयोग बनता है, इन सारी नियुक्ति ये अपनी एग्जीक्यूटिव पावर के अधीन करता है। इसी तरीके से केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और या विधायिका के संबंध में लिए गए कोई निर्णय है, या कोई तरीके से प्रशासनिक कार्य करने के लिए सरकार ने कोई निर्णय लिया है, या कोई ऐसा विधान बनाना चाहता है, या कोई विधायिका के प्रस्ताव से संबंधित कोई निर्णय है, तो राष्ट्रपति उसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। और एक और एग्जीक्यूटिव पावर की सामूहिक उत्तरदायित्व होता है मंत्रिपरिषद का। इस नाते अगर कोई एक मंत्री कोई फैसला लिया है तो राष्ट्रपति ये कह सकता है कि उसके डिसीजन को विचार के लिए सामूहिक रूप से पूरे मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाए। राष्ट्रपति इस बात के लिए रिपोर्ट, प्रतिवेदन मांग सकता है या इस बात की अपेक्षा कर सकता है कि उस व्यक्तिगत मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय को पूरे मंत्रिपरिषद में रखा जाए, क्योंकि ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि एससी एसटी आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, ओबीसी आयोग, इसकी नियुक्ति करता है। इसी तरीके से आप 263 के अंतर्गत, 263 के अंतर्गत इंटर स्टेट काउंसिल बनाता है, जो राज्य और केंद्र के बीच या विभिन्न राज्यों के बीच आपस में सामंजस्य बनाने के लिए। ठीक, इसी तरीके से हम जानते हैं कि यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में आप जानते हैं कि अपने प्रशासक के माध्यम से शासन करता है, और कोई भी एरिया जो है शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर, ये सारे कार्य जो है ये राष्ट्रपति के जो है ये इसकी एग्जीक्यूटिव पावर है राष्ट्रपति की। ये सारी चीजें, अनुसूचित क्षेत्र पे प्रशासन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये जो है ये सारे इसके एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आते हैं। तो आप इन सारी चीजों को जानते हैं, दिमाग में निकाल कर लेंगे। इसी तरीके से लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर ये है कि संसद की बैठक
राष्ट्रपति बुला सकता है, स्थगित कर सकता है। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल पे कोई डेडलॉक होता है तो ज्वाइंट सिटिंग की जब व्यवस्था होती है तो उसके लिए व्यवस्था करता है। उसको आप जानते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष प्रेसिड करता है। तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाना प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद की जो पहली बैठक होती है उसको संबोधित करता है। प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ पे जब संसद इकट्ठा होती है तो उसको भी संबोधित करता है। ये बात अलग है कि उसका जो संबोधन होता है, जो उसका भाषण होता है, वो मंत्रिपरिषद तैयार करती है, सरकार बनाती है। कोई पेंडिंग बिल अगर पड़ा हुआ है तो उस बिल पे वो संदेश भेज सकता है कि इस पे जल्दी निर्णय लिया जाए। ठीक इसी तरीके से अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपलब्ध नहीं है या राज्यसभा में सभापति उपसभापति नहीं है तो उनके स्थान पे उस सदन की कार्रवाई कौन चलाएगा, ठीक है, उसके लिए वो व्यवस्था कर सकता है। तो ये सारी चीजें इसकी लेजिस्लेटिव पावर। इसी तरीके से आप जानते हैं कि अगर एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो 2 व्यक्तियों को नॉमिनेट करना। इसी तरीके से साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा से 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नॉमिनेट करना, ये भी इसकी जो है विधायक क्या कहता है, इसकी लेजिस्लेटिव पावर है। और अगर किसी एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर आता है तो उस विषय में भी इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके डिसीजन लेने का अधिकार जो है प्रेसिडेंट को ही है डिस्क्वालिफिकेशन पे। इसी तरीके से हम जानते हैं कि नए राज्यों से संबंधित अगर कोई बिल है तो बिना इसके संचित निधि पे भारित कोई अगर बिल है तो बिना इसकी पूर्वानुमति के नहीं आएगा। मनी बिल इसके अनुमति से धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सारी चीजें इसकी जो है विधायी शक्ति में आती हैं। अगर दोनों सदन से कोई बिल पास होकर के आया है तो राष्ट्रपति या तो उसको अनुमति दे सकता है, मे गिव हिज एसेंट और मे विथहोल्ड हिज एसेंट, या उसको क्या कर सकता है, या उसको वापस कर सकता है। कहा, संसद को वापस कर सकता है पुनर्विचार के लिए। लेकिन अगर संसद उसको उसी रूप में या किसी बदलाव के साथ फिर से दोबारा उसको देती है तो वो उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। इसी तरीके से राष्ट्रपति के पास जो है एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति आप जानते हैं, जबकि संसद के दोनों सदन न चल रहे हों, एक सदन भी अगर होगा तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश अभी हम आगे पढ़ेंगे, 1, 2, 3 आर्टिकल में है, इसका नाम ही है 1, 2, 3 अध्यादेश। ऑर्डिनेंस की पावर जो है, तो अगर कोई ऐसी अर्जेंसी है, अगर कोई ऐसा महत्व का विषय है जो तात्कालिक है और संसद का दोनों सदन सत्र में नहीं, जो कि कानून बनाने के लिए दोनों सदनों की सहमति की जरूरत होती है, तो इस पे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसी तरीके से कि हम जानते हैं कि राज्य विधान मंडल या विधानसभा या कहिए राज्य विधायिका द्वारा पारित अगर कोई बिल है तो उसको अगर जो है गवर्नर राष्ट्रपति से परामर्श के लिए, समझ के लिए आरक्षित कर लेता है तो उस पर राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो बिल को जब तक चाहे तब तक रोके रहे, पॉकेट वीटो का अधिकार है। और इसी तरीके से कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, यूपीएससी की रिपोर्ट, वित्त आयोगों की रिपोर्ट, ये सारी चीज जो है ये सदन में राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है। यही नहीं, ये भी है कि हम जानते हैं कि हाँ, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दमन और दीव आदि इन क्षेत्रों के लिए जो है इनके शासन के लिए, इनकी व्यवस्था के लिए नियम कानून बना सकता है। ये मोटी मोटी लेजिस्लेटिव पावर इसकी है। फाइनेंशियल पावर में हम देखते हैं, फाइनेंशियल पावर में ये जानते हैं कि बजट, हमारा जो बजट है, आम बजट जिसको कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एग्जाम में आता है। ये इसे कौन प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति प्रस्तुत, मंत्री भले करती है, लेकिन ये जो है इसका काम है राष्ट्रपति का बजट प्रस्तुत करना है। वित्तीय पावर में इसके ये है कि धन विधेयक प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। ये भी है। वित्त आयोग 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की और उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी तरीके से है कि अगर अनुदान का कोई या कहीं आकस्मिक निधि से अगर कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, होना है तो उसके व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है, राष्ट्रपति व्यवस्था कर सकता है। इसी तरीके से अनुदान संबंधी अगर कोई भी मांग है, अनुदान संबंधी कोई भी मांग जो है बिना इसकी सिफारिश के प्रस्तुत नहीं की जाएगी। तो ये फाइनेंशियल पावर
जुडिशियल पावर में हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है, जस्टिस की वहां के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति से परामर्श का अधिकार है किसी ऐसे विषय पे, विषय दो ही होंगे, फैक्ट का होगा, लॉ का होगा, विधि या तथ्य का। कोई ऐसा प्रश्न अगर आता है राष्ट्रपति के सम्मुख, उसे ये लगता है कि इस विषय पे सुप्रीम कोर्ट की परामर्श आवश्यक है, तो वो परामर्श ले सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है वो दे या न दे, लेकिन उसकी राष्ट्रपति मांगता है, उसकी ग्रेविटी होती है, जनरली एडवाइस टेंडर की जाती है। बट ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है, उसको माने या न माने। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे या न दे, ये माने या न माने, दोनों बातें हैं। प्राय दिया जाता है और प्राय माना भी जाएगा। तो ये जुडिशियल पावर में 143 है। इसी तरीके से जुडिशियल पावर में एक क्षमादान की शक्ति है। हम जानते हैं रेस्पाइट, रेप्राइव, रिमिशन, पार्डन ये करता है। अभी आगे इसको हम पढ़ते हैं, क्षमादान अलग से। तो क्षमादान ये जुडिशियल पावर है इसकी, ठीक। और ये राष्ट्रपति से ये राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर गवर्नर से 3 अर्थों में अलग है कि राष्ट्रपति संघ के जो विषय हैं, जो हमारे यूनियन लिस्ट के हैं, उससे जुड़ी हुई सजा पे सजा माफी के लिए, उसके जुड़े के लिए क्षमादान की व्यवस्था करता है। और राज्य सूची के जो विषय है उसके लिए गवर्नर एक्शन लेने के लिए अधिकृत है। लेकिन 3 विषय ऐसे हैं जिसपे कि राष्ट्रपति, एक यूनियन लिस्ट से रिलेटेड हो, दूसरा कोई ऐसा विषय पे सजा, कोई कोर्ट मार्शल के द्वारा सजा दी गई, किसी मिलिट्री कोर्ट ने कोई अगर सजा दी है तो उस पे सजा, उस पे क्षमादान का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट को है, गवर्नर को नहीं है। ये बातें हैं इसमें, सिर्फ ये है। और तीसरी चीज ये है कि अगर कोई ऐसा डिसीजन है जिसमें कि सेंटेंस जो डेथ सेंटेंस है, मृत्युदंड है, तो मृत्युदंड की सजा को माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। तो 3 अर्थों, राष्ट्रपति यूनियन लिस्ट के दिए हुए विषय से अगर कोई रिलेटेड सजा है तो उस पर क्षमादान का अधिकार है। मिलिट्री कोर्ट का से अगर कोई दिया हुआ जजमेंट है तो वो सिर्फ राष्ट्रपति उस पर क्षमादान कर सकता है, राज्यपाल को उस पर कोई अधिकार नहीं है। और तीसरी चीज ये जो है, हाँ, अगर कोई दंड मृत्युदंड है तो मृत्युदंड पे भी क्षमादान अधिकार जो है राष्ट्रपति को ही है। तो ये बातें हैं मोटी मोटी ये जुडिशियल पावर। डिप्लोमेटिक पावर हम जानते हैं कि दुनिया भर के देशों में एम्बेसडर को नियुक्त करना या कॉमनवेल्थ में हाई कमिश्नर को नियुक्त करना, विभिन्न राज्यों के राज्याध्यक्षों का सम्मान करना, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पे ही होते हैं। ये बात अलग है कि उसको संसद में पारित कराना होता है, वो वास्तविक निर्णय उस पर सरकार का ही होता है। लेकिन विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का सम्मान करना और विदेशों में भारतीय प्रतिनिधियों को नियुक्त करना, एम्बेसडर को, हाई कमिश्नर को, और ये सारी डिप्लोमेटिक पावर प्रेसिडेंट के पास है। मिलिट्री पावर में आप जानते हैं कि वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। मिलिट्री, नेवी हो या एयरफोर्स हो, तीनों का सुप्रीम कमांडर होता है। युद्ध और शांति दोनों की घोषणा वही करता है। ये बात अलग है कि ये संसद की सहमति से प्रधानमंत्री है उसका मंत्रिमंडल निर्णय लेता है, ये मिलिट्री पावर हो गई। इसी तरीके से इमरजेंसी पावर आप जानते हैं कि आपातकाल शक्तियां प्रेसिडेंट के पास 352, 356 और 360 हैं। 352 नेशनल इमरजेंसी की व्यवस्था करता है, 356 और 365 जिसे हम संक्षेप में प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन करते हैं उसकी व्यवस्था। 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है। तो ये संक्षेप में ये मोटी मोटी चीजें हैं। थैंक यू।